जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग क्वेश्चन बैंक की सीरीज को शुरू किए हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2011 से 2025 तक के वे सभी प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। और हम लोग चैप्टर उठाए हैं वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, कुछ प्रश्नों को हम पहले क्लास और दूसरे क्लास में किए हैं, इस क्लास में उसे आगे के प्रश्नों को बताएंगे। लेकिन जिनके पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है उनको मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन बैंक जिनके पास है उनको मैं बता देता हूं। पेज नंबर 2 में 1.3 जो लिखा है अंकगणित के आधारभूत परिमेय, उसमें 11 नंबर प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 11 नंबर तक कर लिए हैं। अब पेज नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। देखिए, प्रश्न 12 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या करना है, गुणनफल हमें बताना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोगों को पता होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या या संख्याओं से भी कटे, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि ये सिर्फ एक से कटती है और अपने आप से कटती है, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद होगा तो आप लोग जान लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। और इसका गुणनफल हमें बताना है, तो 4 दूना 8, 8 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, इस क्लास में यानी जो आज क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें हम 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करवा रहे हैं। तो जिनके पास क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का नहीं है उनको इन सब से मतलब नहीं है कि कौन नंबर क्वेश्चन लिखा है, वो लोग सिर्फ सवाल देखें। और देखिए, जो जिस वर्ष में पूछा गया वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, 19 में पूछा है कि 20 में कि 25 में, इस तरह से। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 12-13 इसलिए शुरू किया है कि जिनके पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होगा उनको एक आइडिया लग जाए, मतलब उनको मालूम रहेगा कि हाँ हम 13 नंबर सवाल करा रहे हैं, 3 नंबर पेज पर है वास्तविक संख्या से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये 2019 में पूछा गया है। हमें अभाज्य संख्या बताना है कि इन चारों में से अभाज्य संख्या कौन है। हम लोग जानते हैं कि वह संख्या जो सिर्फ एक से कटती है और अपने आप से कटती है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 29, क्योंकि 29 ही एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से कटेगी और अपने आप से यानी 29 से कटेगी। उसके अलावा जितना भी 3 गो नंबर देखेंगे ना, ये एक से भी कट रही है, अपने आप से भी कट रही है, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट रही है, तो इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। देखिए, ये 1 से कटेगी, 25 से कटेगी, 5 से कट जाएगा। ये 16 जो है 1 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, उसके अलावा 2 से भी कट रही है, 8 से कट रही है, 4 से कट रही है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो अब 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी सम संख्या इनमें से कौन है, सम संख्या का रूप कौन हो सकता है, ये हमें बताना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सम संख्या का रूप कौन होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है उसी को सम संख्या कहते हैं। तो देखिए, c जो है ये सम संख्या है, 2m जो है सम संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें जब 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा m मर्त में, ठीक है ना। इतना आप लोगों को पता है। कोई भी सम संख्या होगी ना तो उसके गुणनफल में गुणा में 2 जरूर होगा। मान लेते हैं 4 क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या। देखिए 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है ना, तो इसमें 2 गुना में जरूर होगा, 2 गुना 2, 2 गुना 3,
2 गुना 4 यानी 2 जरूर होगा सब में गुना। तो वही है कि एक संख्या लिखा है 2 गुना m अर्थात 2m लिखा है, तो ये क्या है, सम संख्या के रूप में है। इसी तरह से हमें बताना है सम संख्या। लेकिन यदि कह देता कि विषम संख्या कौन है, तो इतना कंफर्म हो गया कि सम संख्या है ये, तो सम संख्या में एक जोड़ दिया है तो ये पूरा कौन चीज हो जाएगा, विषम संख्या का ये रूप बन गया, ठीक है ना। सम संख्या में से एक घटा देने पर भी क्या होता है, हमें विषम संख्या मिलता है। जैसे ये 4 है ना, 4 6 8, इसमें यदि हम एक जोड़ देंगे तो 5 मिलेगा, विषम संख्या मिल गया। सम में एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिल जाएगा, सम में एक जोड़ देंगे तो क्या मिले, विषम संख्या मिला। लेकिन इसी 4 में से जब एक को घटाएंगे ना तो हमें मिलेगा 3, 3 भी क्या है, विषम संख्या। 6 में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5, 5 क्या है, विषम संख्या। 8 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, 7, तो 7 क्या है, विषम संख्या। तो एक बात याद रख लेना, जब भी सम संख्या में ये हम कल पीछे के क्लास में भी बताए हैं, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा और हमेशा विषम मिलता है। और सम में से विषम को घटाएंगे यानी सम संख्या में से एक को माइनस करेंगे, एक को जोड़ेंगे, अच्छा एक को घटाएंगे तो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो 2m क्या है, सम संख्या है, इसमें एक जोड़ दिया तो ये पूरा विषम संख्या हो गया। 2m क्या है, सम संख्या, सम संख्या में से एक घटा दिया तो विषम संख्या है। हमें बताना था सम संख्या का रूप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, या 2020 में पूछा गया है। इनमें से बताना है कि अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 15 जो है एक से तो कट ही रहा है, 15 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 12, तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, उसके अलावा ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 75 है कि नहीं है, 75 नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा, 75 से कटेगा, उसके अलावा 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि बी ही एक ऐसी संख्या है, यानी बी नंबर 23 ही एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो वही अभाज्य संख्या कहलाती है। हमें अभाज्य संख्या ही बताना था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखिए अब 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसव यानी एलसीएम और मसव यानी एचसीएफ का अनुपात हमें बताना है। 2, 10 और 20 का सबसे पहले लसव निकालते हैं, मसव निकालते हैं, उसके बाद उसका अनुपात हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 को तो हम 2 से काटेंगे तो 1 मर्त में कट जाएगा। 10 को हम काटेंगे 2 से तो 5 मर्त में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 1 मर्त में। 20 को जब हम काटेंगे 2 से तो 10 मर्त में खत्म होगा, 2 से 5 मर्त में, और 5 से 5 1 मर्त में। तो 2 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को, 2 इंटू 1। 10 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 1। और 20 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 2 कितना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 लिख दें यहाँ पर, 2 गुना 2 लिखते, उसके बाद 5 लिखते, उसके बाद 1 लिखते, तो डायरेक्ट हम 2 के पावर 2 लिख देते हैं। गुना 5 है एगो और एगो 1 है। हमें HCF लिखना है, HCF। हम सभी लोग जानते हैं कि HCF उसी को कहा जाता है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। तो देखिए तीनों संख्या का HCF निकाल रहे हैं ना, 3 संख्या का, तो जो सब में मिल रहा है उसका छोटा पावर लेते हैं HCF लिखते समय। तो 2 के पावर कितना है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ 2 के पावर क्या है 2 है। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, HCF जब भी लिखेंगे तो जो पावर तीनों में जो मिलेगा उसका छोटा पावर लेंगे। तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 तीनों में मिल रहा है, लेकिन इसका पावर सबसे छोटा कितना है, 1 है, तो 1 लेंगे, अर्थात 2 एकम 2। अब क्या है, तीनों में कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, अब 1 मिल रहा है, तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 को यहाँ लिखे या चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि 1 को यहाँ छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है, मान पर असर है या नहीं।
तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन LCM लिखते समय जो तीनों में मिल रहा है, कॉमन है, उसका बड़ा पावर लेते हैं। 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो 2 तीनों मिल रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है, तो 5 का पावर कितना है, 1 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर मिनिमम जो बच गया उसको लिखेंगे। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4 है, 5 के पावर 1 का मतलब 5, 4 5 20। तो HCF कितना आ गया, 2, और LCM कितना आ गया, 20। तो हमें क्या बताना है, लसौ और मसौ का अनुपात। तो लसौ और मसौ आगे लिखना है, लसौ 20 और मसौ कितना है, 2। तो 2 एकम 2 और 2 दहा 20, तो कितना आया, 10:1 आया, 10:1 आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान से देखिए, 1:10 भी ऑप्शन में दिया है, तो इसको आगे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, लसौ, तो लसौ को आगे लिखेंगे, लसौ कितना आया है, 20। उसके बाद है मसौ, तो उसके बाद हम मसौ लिखे हैं, ठीक है ना। मसौ का आगे लिख दीजिएगा, लसौ का पीछे लिख दीजिएगा, तो आंसर उल्टा हो जाएगा, 1:10 आ जाएगा। तो ध्यान से रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अब प्रश्न 17 को, इसमें क्या कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मसौ 65m-17 के रूप का है तो m का मान कितना है, यह हमें बताना है। 2020 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए 65 और 117 का HCF हमें यानी मसौ हमें कितना दिया है, 65m-17। तो सबसे पहले इसका ये पता करते हैं कि 65 और 117 का मसौ होगा कितना वास्तव में। तो आइए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से थोड़ा बनाते हैं, यानी भाग विधि से हम मसौ निकालते हैं। 65 छोटा है तो इसी से भाग देंगे, बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। 65 दूना कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 है, नहीं 2 मर्त में नहीं जाएगा, 1 मर्त में जाएगा। 65 एकम 65, 7 में से 5 बोलता 2, और यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 5 11, 5 होगा। अब 52 से भाग देंगे किसमें, 65 में, 1 मर्त में 3 1, ये 52, 13 चौका 52, 4 मर्त में खत्म हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 13। HCF कितना आया, 13 आया। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, यदि 65 तथा 117 का मसौ 65m-17 के रूप का है, यानी 65 और 117 का मसौ कितना है, 65m-17, तो m का मान हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन 65m-17 दिया है उन दोनों का मसौ, 65 और 117 का, लेकिन हम जब इसका मसौ निकाले तो वास्तव में कितना आया, 13 आया। तो हम कह सकते हैं कि 65 और 117 का मसौ ये दिया है कितना, 65m-117, लेकिन हम निकाले हैं तो कितना आया है, 13। तो इसके बराबर में क्या है, 13। इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। कैसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 और 117 का मसौ 65m-17 के रूप का है, अर्थात 65m-17 है, तो m का मान बताइए। तो हम लोग निकालें तो हम लोग को पता चल गया कि इसका HCF जो है 13 आता है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों चीज आपस में क्या है, बराबर है। तो इससे क्या होगा, 65m को इधर रख देते हैं, और ये माइनस में 117 है ना, तो जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में 117 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर कितना आया, 65m माइनस 13 में 117 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 3 10 है, 1 1 2 1 3 1, 7 और 3 10 के शून्य हासिल है, 1 1 2 1 3 1। अब m बराबर कितना हो जाएगा, 130 बटा 65, 65 उधर गुना में है m में, तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। 60 दूना 120 होता है, यानी 2 मर्तबा में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और हमें m का मान ही तो बताना था। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अब 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसौ कितना होगा।
सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, मौसौ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या करे, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ निकालिए। तो हम देख लिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसका मौसौ कितना होगा। तो आइए भाग विधि से निकाल देते हैं। 2 दूनी का 4, 2 मर्त में खत्म हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आ गया, 2 आया। 2 आया। भाग विधि से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और नहीं आ रहा है तो इसे भी समझ लीजिए, इसमें समझना क्या है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। 4 को हम लिख लिए 2 गुना 2 और 2 को लिख लिए 2। एक गुना में लिखिए चाहे मत लिखिए, HCF बताना है। तो जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को HCF कहेंगे। HCF कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 2020 में पूछा गया है। 96 का अभाज्य गुणनखंड बताना है हमें कि इनमें से कौन सा होगा। इसका 2 तरीका है, या तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और नहीं तो ऑप्शन से, जिनको दिमाग काम कर रहा है वो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि किसको गुना करने पर 96 आ रहा है। तो देखिए 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है। 16 में 3 के पावर कितना होता है, 9 होता है। तो 16 में 9 से गुना करेंगे तो कितना, 16 9 144 हो जाएगा, जबकि 96 आना चाहिए था। 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूना 8 होता है। 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27। तो सॉरी 27, 27 में 8 से गुना कीजिएगा, 96 से बेसी आ जाएगा। 2 के पावर 5 का मतलब कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यानी 5 बार जब 2 के पावर 5 को हल करेंगे तो 32 आएगा। 32 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 6 और तितरी का हो जाएगा 9। तो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन गुना किए, किस ऑप्शन को हल किए तो 96 आया, ऑप्शन नंबर सी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक तो तरीका ये है कि ऑप्शन से हम जांच कर लें, दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन से यदि जांच करने में दिक्कत हो रही है तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देख लीजिए यहाँ कर रहे हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 2 से भाग देंगे तो 48 में कटेगा मर्त में, 2 से 24 मर्त में, 2 से 12 मर्त में, 2 से 6 मर्त में, 2 से 3 मर्त में, 3 से 1 मर्त में। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए तो कितना आया। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को 2 गुना 2 कितना बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो हम 2 के पावर 5 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। 3 कितना बार आया है, तो 1 बार आया, तो 3 को 3 रहने देते हैं। तो देखिए 2 के पावर 5 गुना 3 ऑप्शन सी में दिया है कि नहीं दिया है। तो यही हो जाएगा हम लोगों का सही उत्तर, ऑप्शन सी। तो देखिए अब इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि 6, 8 एवं 22 का लसौ और मसौ का अनुपात, यानी 6, 8 और 22 का लसौ और मसौ का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसका लघुत्तम और महत्तम आगे हम लोग निकालेंगे तब न बताएंगे अनुपात। आइए निकाल देते हैं 6, 8 एवं 22 का लसौ आगे निकाल देते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 11 22। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये किसी संख्या से नहीं जा रहा है, 2 को। तो लसौ कितना हो जाएगा, LCM बराबर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। 2 3 6, अच्छा 4 का 24। 24 में जब 11 से गुना करेंगे, 24 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 4 11 दूना 22 और 4 26। 264 आ गया हम लोग का क्या, लघुत्तम, यानी लसौ आ गया। अब हमें मसौ निकालना है। तो मसौ निकालना है तो हम देखिए कोई भी 2 अंक को उठाएंगे मसौ निकालने के लिए। 3 अंक का जब हम 3 संख्याओं का जब मसौ निकालेंगे तो किसी 2 संख्या को उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि हम
6 और 8, 8 को उठा लेते हैं, 6 से भाग देंगे किस में, 8 में। ठीक है जी, 6 एकम 6, 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ 6 आ जाएगा इधर, 2 3 6। अब यहाँ जो काट दिए, एक कौन सा संख्या काट दिया, 2 पूरा पूरा काट दिया। तो अब इसी 2 से इस 22 में भाग देंगे। आप लोग को तो पता ही होगा भाग तरीका से निकालने का, HCF रूल। 22 में 2 एकम 2 कट गया, ऊपर से उतरा 2, 2 एकम 2, यानी 2 इस 6, 8 और 22 का HCF कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 2 खत्म कर रहा है इन तीनों संख्याओं को। HCF बराबर 2। हमें क्या निकालना है, लसौ और मसौ का अनुपात। तो LCM का अनुपात, यानी LCM का अनुपात और HCF का अनुपात। LCM कितना आया है, 264। HCF कितना आया है, 2। तो 2 के पहाड़ा से 2 एक मर्त में खत्म हो जाएगा, 2 3 2, 132 मर्त में 264 कट जाएगा। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 132:1। कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 132:A। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न में कहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है हमें बताना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि 5005 के कौन अभाज्य गुणनखंड है, कितने हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2020 के एग्जाम में पूछा है। तो आइए इसको निकाल कर देखते हैं। 5005 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, और 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योगफल जोड़ने पर 10 आ रहा है। 10 3 से नहीं कटता है, तो 5005 भी 3 से नहीं कटेगा। अब ये डायरेक्ट किसे कटेगा, आगे 5 से कटेगा। 5 से कितना मर्त में कटेगा, 1001, 1001 मर्त में कटेगा। ठीक है, अब किसे कटेगा, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालते हैं तो आप लोग सीखे होंगे कि सबसे पहले काटने का नियम क्या है, 2 से चेक कीजिए, उसके बाद 3 से चेक कीजिए, 5 से चेक कीजिए, 7 से चेक कीजिए, उसके बाद 11 से, 13 से, 17 से, यानी उसके बाद वाले अभाज्य संख्या से जांच करते जाना है। ठीक है ना। तो देखिए ये 5 से कट गया इतना मर्त में, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 नहीं है। अब किसे चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। तो 7 से भाग देंगे 1001 में, तो कटेगा कि नहीं, तो 7 एकम 7, 3 बच गया से, ऊपर से उतरा 0, 7 चौक 28, 30 में से 28 को घटाए तो 2 मिला, ऊपर से उतरा 1, 7 का 21, यानी ये 7 के पहाड़ा से 143 मर्त में कट गया। ठीक है, अब भी 7 से भाग लग रहा है कि नहीं 143 में, तो 7 दूना 14, 3 से बच जाएगा, नहीं भाग लग रहा है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 7 के बाद अब किसे चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे। तो 11 से ये कट रहा है, 11 से 1 मर्त में 11 एकम 11, 11 3 33। आप लोग जब इसको 11 से भाग देकर काटिएगा तो ये 13 मर्त में कटेगा। अब 13 जो है अपने पहाड़ा से कटता है, उसके अलावा किसी पहाड़ा से नहीं कटता है, 13 एकम 13। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में हमको क्या क्या मिला, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 मिला। हमसे क्या पूछा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो बताइए कितने हैं, 1 2 3 4, यानी इसके 4 अभाज्य गुणनखंड है। कौन कौन, एगो 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो हम लोग का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 4। कितने अभाज्य गुणनखंड है पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें 4 दिया है। अब आइए इसी पर लिखे हैं 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो 22 नंबर प्रश्न है 2020 के भी एग्जाम में पूछा गया है और 2021 के भी एग्जाम में पूछा गया है। 2 लगातार संख्याओं का मसौ है, 2 लगातार संख्याओं का मसौ इनमें से कौन है, ये हमें बताना है। इसको यादें कर जाइएगा आप लोग। 2 लगातार संख्याओं का मसौ कितना होता है, 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मसौ कितना होता है, 1 होता है। कोई सा भी लगातार 2 संख्या लीजिए
और उसका मसौ निकालिए आप, हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक 12 ले लिए और एक 13 ले लिए, इसका मसौ निकालेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। देखिए 12 और 13 का मसौ निकालिएगा तो 12 से भाग दीजिएगा 13 में, 12 एकम 12, एक शेष बचेगा। अब 1 से भाग दीजिएगा 12 में तो 12 मर्द में कटेगा ही, ऊपर से उतरा 2, यानी 1 से भाग दीजिएगा तो 12 मर्द में कटेगा। तो जब भी क्वेश्चन में कहे कि 2 लगातार संख्याओं का मसौ कितना होगा तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 होता है। देखिए इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, 2 लगातार संख्याओं का मसौ कितना होता है, और इसी पैटर्न पर पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ कितना होता है, और 2 लगातार विषम संख्याओं का मसौ कितना होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2 लगातार संख्या पूछेगा तो उसका मसौ होता है 1। तो देखिए अब 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी लसौ है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है 2020 और 2021 दोनों वर्ष में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि ए और बी दो अभाज्य संख्या है। कौन सी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ए और बी का लसौ निकालना है। अच्छा कोई भी अभाज्य संख्या ली, 3 ले लेते हैं और 5 लेते हैं, 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसका लसौ हम निकालेंगे एलसीएम तो कितना आएगा, दोनों एक ही पहाड़ा से तो कटेगा नहीं, तो इसको गुना करेंगे 3 गुना 5 यानी 3। इस सभी 2 अभाज्य संख्या हम लेते हैं, मान लो कि 2 ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 7 लेते हैं, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 7 होगा, 2 7 14, यानी दुनिया अभाज्य संख्या हम लेंगे ना तो उसको आपस में गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी एक ही पहाड़ा से नहीं करती है। तो ए और बी 2 अभाज्य संख्या है तो इसका लसौ क्या होगा, ए गुना बी हो जाएगा। ए और बी 2 अभाज्य संख्या दिया है, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है, और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको भी क्या करेंगे, ए गुना बी करेंगे, अर्थात ए बी हो जाएगा गुना। समझ में आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अब इस प्रश्न को 24 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1 कि 2 कि 3 कि अनंत। तो देखिए इसको याद कर जाइए आप लोग, ये देखिए 2013 में भी पूछा गया है और 2015 में भी पूछा गया है, हो सकता है कि ऐसा आगे भी पूछे। तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। ठीक है ना, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी अनंत होगा। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, 25 नंबर और 26 नंबर। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, 2021 का क्वेश्चन है, कौन सी अभाज्य संख्या है, 27, 35, 13, 56, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप सभी लोगों को पता है कि जो संख्या एक और अपने आप से कटती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए 27 अभाज्य संख्या होगा, 27 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से कटती है, स्वयं से कटती है, उसके अलावा भी ये बहुत सारी संख्या से कटती है, जैसे 3 से 9 से। 35 अभाज्य संख्या है तो नहीं है, क्योंकि ये 1 से कटती है, 35 से भी कटती है, उसके अलावा ये 5 से 7 से भी कटती है। 56 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कटती है और 56 से भी कटती है, उसके अलावा भी ये अन्य संख्याओं से कटती है। बताइए 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो यही अभाज्य संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है इन चारों में जो एक और अपने के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसौ होता है। ये 2021 में पूछ लिया गया है और इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है ना, 1-2 साल बीच करके, तो इसको आप लोग यादें कर जाइएगा। सह अभाज्य संख्या का मसौ कितना होता है, तो सह अभाज्य संख्याओं का मसौ होता है 1, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याओं का मसौ कितना होता है, 1 होता है। जब भी कह देगा लगातार संख्याओं का मसौ कितना होता है, 2 लगातार संख्याओं का मसौ, तो 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मसौ कितना होता है, तो 1 होता है। देखिए अब 27 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि
दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 2166 है एवं उनका मसौ 19 है तो उनका लसौ क्या होगा, ये 2021 में पूछा गया है। देखिए दो संख्याओं का हमें गुणनफल दिया है, ठीक। हम मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है, तो इसका हमें गुणनफल दे दिया है, कितना दिया है 2166। और क्या दिया है, एवं उनका मसौ दिया है 19, यानी HCF हमको दे दिया है कितना 19। हमें निकालना क्या है, LCM हमें निकालना है, LCM हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए ये वाला सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के, ठीक है ना। A गुना B बराबर होता है HCF गुना LCM। अब इसी में हम मान भर देंगे, A और B का गुणनफल दे दिया, यानी A गुना B का मान हमें दिया है कितना 2166, तो इसको लिख देते हैं। HCF दिया है कितना 19, क्या नहीं दिया है, LCM नहीं दिया है। अब देखिए 19 जो है LCM के साथ गुना में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये कोई चीज में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, LCM बच जाएगा। अब 19 से हम भाग देंगे, किस में, 19 से भाग देते हैं 2166 में, देखते हैं कितना मर्त में कटता है। 19 से कम 19 तो क्या हो जाएगा, 9 2 11, 2 बचेगा। 21 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ऊपर से उतरा 6, 19 से कम 19 कितना हो गया 7 बचेगा, और ऊपर से उतरा 6, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौके 76, यानी 19 के पहाड़ा से ये 114 मर्त में 114 मर्त में खत्म हो गया, तो ये 114 मर्त में खत्म हो जाएगा। तो इधर LCM है और वो कट कूट के कितना आया 114 आया, 114 बराबर LCM, अर्थात हमें LCM का मान पता चल गया कितना 114। तो यही ना हमें निकालना था, लॉसा पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि a बराबर 2 की पावर 3 गुना 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7 तब लसौ AB होगा, यानी AB का लघुत्तम हमें पूछा है, ठीक है ना। a का मान कितना दिया है, a बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5, b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, और हमसे क्या पूछा है AB का लसौ यानी LCM हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए LCM किसको कहते हैं, A और B का हमें लघुत्तम निकालना है, इस रूप में दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है उसका बड़ा पावर लेते हैं। देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है दोनों में, A और B दोनों में है, और क्या कॉमन है 5 दोनों में है, 3 और 7 नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन है उसका बड़ा पावर लेते हैं। 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है, तो क्या लेंगे 2 तो लिखेंगे, लेकिन 2 के पावर 4 लिखेंगे कि 3, तो 4 लिखाएगा, क्योंकि हम लोग लघुत्तम निकाल रहे हैं। यदि हम लोग महत्तम निकालते तो छोटा पावर लेते, लेकिन लघुत्तम निकाल रहे हैं तो 2 के पावर 4 लेंगे। और क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5 में तो यहाँ भी 5 के पावर 1 है और यहाँ भी 5 के पावर 1 है, कुछ भी नहीं है ऊपर, तो ये उतना ही रह जाएगा, 5 के पावर 1 रह जाएगा। और जो बच गया, लघुत्तम में एक नियम है, महत्तम में क्या होता था कि जो दोनों में कॉमन होता था उसी को सिर्फ लिखते थे, लेकिन लघुत्तम में क्या है कि जो दोनों में कॉमन है उसका बड़ा पावर लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको पीछे से गुना करेंगे। तो देखिए 3 बच गया और क्या बच गया कॉमन नहीं में 7, तो अब इसको गुना कर देंगे तो जो आएगा आंसर उतना ही आंसर हो जाएगा हमारा। 2 के पावर 4 का मतलब क्या 16, 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो देखिए 2 के पावर 4 16 हो गया, 16 में 5 से गुना करेंगे तो 16 5 80 होता है, 80 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24, 240 होगा, 240 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 7 चौक 28, 2 7 दूना 14 2 16, 1680 आ गया। तो LCM हम लोग का कितना आया 1680, यही तो हमें बताना था। लसौ AB होगा पूछ रहा है, तो 1680 होगा AB का लसौ, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है धनात्मक पूर्णांक है,
तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? इनमें से बताना है कि हमें विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा, अर्थात विषम संख्या के रूप में कौन सा है। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो अब तो आप लोग बता ही देंगे कि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है। विषम पूर्णांक कौन है? एक कंसेप्ट ये वाला हम लोग जानते हैं कि सम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या मिलता है। और विषम संख्या में विषम संख्या को जब जोड़ते हैं तब भी हमको क्या मिलता है? समय मिलता है। लेकिन एक सम संख्या हो और उसमें एक विषम संख्या को हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको? हमेशा और हमेशा विषम संख्या मिलता है। और हमें क्या बताना है? ध्यान से देखिए, एम क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में कौन है इन चारों में से? तो देखिए 4m तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि सम है, और 2 भी क्या है? सम है। तो जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या मिलता है। तो ये पूरा जोड़ने पर क्या हो गया? सम संख्या हो गया। सम संख्या में ये 4 सम संख्या को जोड़ेंगे तो ये भी सम संख्या बन गया। ये सम संख्या है 4m, और एक क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दिए तो ये पूरा क्या हो गया? विषम संख्या बन गया। तो हमें विषम संख्या के रूप में कौन है यही तो बताना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वाला कंसेप्ट है, ये सूत्र है। जिनको नहीं पता है वो लोग लिख दीजिए कॉपी पर। देखिए अब इस प्रश्न में 30 नंबर प्रश्न है। संख्या, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। संख्या 2.13 113 1113 1113, फिर से क्या आएगा? एक एक रिपीट करेगा, लेकिन अब की बार 4 को करेगा। देखिए यहाँ एक बार किया है एक रिपीट, यहाँ 2 बार किया है, यहाँ 3 किया है, यहाँ 4 किया है। तो एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। आप लोग कहिएगा कि एक तो रिपीट कर ही रहा है, 1 का 3 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन निश्चित संख्या में रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 2.3 को हम लिख रहे हैं 3 3 3, तो ये एक निश्चित संख्या रिपीट कर रहा है। 2.13 1 3 1 3, तो ये रिपीट कर रहा है। इसमें क्या रिपीट कर रहा है? 1 और 3 रिपीट कर रहा है, इसमें 3 कर रहा है, लेकिन इसमें निश्चित संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ 1 बार किया, यहाँ 2 बार किया, 3 बार रिपीट किया, 4 बार किया, इसी तरह से करते जा रहा था। जब भी इस तरह की संख्या आप लोगों को देखने को मिले तो ये क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले 2.13 113 इस तरह दिया है, तो ये पूर्णांक तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी संख्याएं दशमलव में होती है वो तो पूर्णांक होती नहीं है। तो क्या होगा ये संख्या? तो जब भी इस रूप में मिल जाए तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो रिपीट वाली संख्या इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। एक और इसी तरह का हम लिख रहे हैं, देखिए जैसे 0.35 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5, और इसी तरह से ये बढ़ते चला जा रहा है। तो इस तरह की जितनी भी संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें एक संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है, वो बढ़ा कर रिपीट कर रहा है। 1 बार रिपीट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, अगले बार में 5 बार करेगा एक रिपीट, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद तो इसी तरह से जो बढ़ता चला जाता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इस क्लास में हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसको बैक करके फिर से एक बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और यदि कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कहाँ दिक्कत आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।